ये वीडियो में हम ईथॉस की बात करेंगे। अब ईथॉस जो है बेसिकली आपकी वॉच बुटीक वाली कंपनी है। ये कुछ नहीं करती है, एक वॉच रीसेलर है। आपकी नॉर्मल जैसे रिटेल कंपनीज होती है उसी तरीके से ईथॉस भी है जो कि वॉच रिटेल में सेल करती है। लेकिन ईथॉस जो है सिर्फ प्रीमियम वॉचेस के अंदर ही काम करती है। पहले जो है ईथॉस बेसिकली बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर वॉचेस वाले में भी काम करती थी, मतलब 50,000 के नीचे वाला भी सेगमेंट था। लेकिन अभी जो है ईथॉस बेसिकली सिर्फ 50,000 के ऊपर वाला सेगमेंट है उसी टाइप के वॉचेस के अंदर काम कर रही है। इससे ज़्यादा ये दूसरे जो 50,000 के नीचे के सेगमेंट वाली वॉचेस है उन्हें इथॉस करेंटली तो प्रेफर नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट को उस सेगमेंट से धीरे धीरे बाहर निकलना है, क्योंकि इसकी वजह से इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब बेसिकली हम इथॉस के FY25 के Q1 रिजल्ट डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम कंपनी का बेसिकली बिजनेस मॉडल के ऊपर भी थोड़ी बहुत नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि वैल्यूएशन अभी के हिसाब से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के बारे में क्या बोलता है, कंपनी का पूरा प्रॉपर कॉल एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसके रेवेन्यूज देखें तो रेवेन्यूज FY25 Q1 के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब 23% का ये हमको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है। अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला नहीं है। 18% का 18.8% का हमें ग्रोथ देखने मिला है। इसके साथ साथ इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कुछ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका कुछ 24 to 30% के आस बीच में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट का नंबर है वो इसके रेवेन्यू के नंबर से ज़्यादा है। तो कंपनी के लेवल पे कंपनी को लेवरेज मिल रहा है, लेकिन लेवरेज भी मिल रहा है, लेकिन इसका जो लेवरेज का क्वांटिटी है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और रेवेन्यू जो है इथॉस जो है वो, मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ इथॉस के रेवेन्यूज का जो नंबर है वो देखकर, क्योंकि इथॉस जो है पहले बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 30% के आसपास कंपनी ग्रो कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का जो बेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी ने मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा रीजन दिए, जैसे कि हीट वेव आ चुका था तो जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम होना चालू हो गया। इसके साथ साथ इलेक्शंस आ गए थे, तो कंपनी जो है बेसिकली हाई वैल्यू आइटम्स पे डील करता है, मतलब जैसे कि ये वॉचेस में डील करता है। मैक्सिमम जो ये वॉचेस सेल करता है वो 2 लाख 1 लाख के आसपास होती है। तो इलेक्शन के टाइम पे लोगों को 50,000 के ऊपर कैश कैरी करना अलाउड नहीं था। तो मैनेजमेंट बोलता है कि ये एक बड़ा रीजन हो सकता है, इसकी वजह से इनकी जो कैश सेल्स है वो इसके अंदर उन्होंने डिक्रीज देखने मिला। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ये Q2 के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है फिर से कैश में इनसे वॉचेस वगैरह परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो इम्पैक्ट है एक टेम्पररी सा इम्पैक्ट है, जिसके वजह से Q1 की जो सेल्स है वो थोड़ी डिप्रिशिएट हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर आप इस स्टॉक का मल्टीपल देखोगे और वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज ये जो स्टॉक है ये डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि स्टॉक का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 21% के आसपास है, 18% के आसपास है, लेकिन हम टिल वो हीट वेव वाला इम्पैक्ट और इलेक्शन वाला इम्पैक्ट अगर निकाल भी दे तो भी 25% में मैक्सिमम कंसिडर करूंगा सेल्स को। तो ऐसे ही आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर ये इम्पैक्ट निकल गया वो इम्पैक्ट निकल गया तो मैक्सिमम सेल्स जो है वो कितनी इंक्रीज हो सकती थी। आपको हिस्टोरिकल नंबर्स भी कंसिडर करना चाहिए कि जब आपकी कंपनी जो है हिस्टोरिकली ग्रो कितना कर रही है। बट ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हिस्टोरिकल नंबर पे स्टिक टू हो जाओ और बोलो कि हिस्टोरिकल नंबर्स ही सब कुछ है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप HDFC के जैसे स्टॉक्स के अंदर अटक जाओगे। क्योंकि HDFC ने जो अपनी लोन बुक है वो कुछ 30% के आसपास पहले HDFC लोन बुक अपनी इंक्रीज करता था, इसलिए HDFC को वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई मिलती थी। बट फिर उसके बाद जैसे जैसे कि आप देखोगे HDFC एक्सपांड होते गया, बेस बढ़ता गया, और HDFC की जो वैल्यूएशन है वो भी धीरे धीरे कम होते गई, क्योंकि HDFC का जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होते गया। मर्जर के बाद से तो HDFC की हालत तो और भी खराब हो चुकी है। इसलिए HDFC मतलब मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टॉक है, म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है वो HDFC के अंदर दिख नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप मल्टीपल्स के हिसाब से, मतलब अगर आप पैसे दे रहे हो, वैल्यूएशन कर रहे हो कंपनी की, तो आप कम से कम उसके ग्रोथ के हिसाब से उसे वैल्यू करो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो कंपनी है वो 100% पे ग्रो कर रही है और उसके जो PE है वो भी 100 पे जा चुका है, तो तब वो मैं बोल सकता हूँ कि एक वो डिसेंट वैल्यूएशन है, क्योंकि कंपनी जो है 100% पे ग्रो कर रही है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि भाई आपकी जो कंपनी है 100% पे ग्रो करती रहनी चाहिए। उसी तरीके से हम इथॉस में देखें तो इथॉस जो है वो अभी पहले 30% पे ग्रो कर रही थी, अब इथॉस को और 30% पे ग्रो करते रहना पड़ेगा। अगर वो करेगा नहीं तो मार्केट में इसे एक अच्छा खासा प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन इसी चीज़ पे एलिवेट हो गए थे कि कंपनी जो है बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही थी। मुझे जितना याद है पिछले कॉल में मैंने पढ़ा था कि मैनेजमेंट ने कुछ 10 ईयर्स 10,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था। मतलब अगर आप इसका P&L जाके देखोगे तो अभी इनके रेवेन्यूज कुछ 1000 के आसपास है। 10 साल में मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम इसे 10,000 करोड़ के आसपास लेके चले जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर आप इसका कैगर वाइज कंपेयर करोगे तो कुछ 20 to 25% के बीच में कैगर ग्रोथ देखने मिलेगा। तो ये अगर उस हिसाब से इस कंपनी को वैल्यूएशन मिली हुई है, बट स्टिल 91 का PE तो उसके स्टॉक के लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे। बट अगर कंपनी इसी पेस पे ग्रो करती रही तो वो एक डिसेंट। बट कुछ लोग हो रहे होंगे कंफ्यूज अब बैठकर कि भाई वॉचेस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों सेल होती है। तो अगर मैं आपको बेसिकली सिर्फ इथॉस की वॉचेस का एवरेज सेलिंग प्राइस बता दूँ पूरे कंपनी का, तो एवरेज सेलिंग प्राइस वॉचेस के मार्केट में इथॉस जो कर रहा है वो 2,27,000 के आसपास। मतलब पहले इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस था कुछ 44,000 था और वहाँ से ये 2,27,000 पे एवरेज सेलिंग प्राइस लेकर चले गए। इसका मतलब यह है कि लोग जो है एक्सपेंसिव वॉचेस प्रेफर कर रहे हैं इंडिया के अंदर। लोग जो है एक्सपेंसिव वॉचेस डालने के लिए रेडी है, परचेस करने के लिए रेडी है, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। इनका अगर आप टोटल बिलिंग्स देखोगे तो 26.8% से इंक्रीज हुआ, और ऑनलाइन बिलिंग्स देखोगे तो कुछ 26.3% से इंक्रीज हुआ है।
फिर उसके बाद अगर हम इनके इनकम स्टेटमेंट में नज़र डालें तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज़ 18% से इंक्रीज़ हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 15.9% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनको मार्जिन अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है 25.6% के आसपास है, लेकिन एकदम हैवी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत देख कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम आए तो इथॉस जो है कॉन्स्टेंटली स्टोर खोलते जा रहा है। इथॉस का प्लान था कि FY25 के अंदर इन्हें 25 स्टोर्स खोलना है। अब इथॉस जैसे जो कंपनीज होती है ये स्टोर्स अपने इन स्टोर्स को स्टोर्स नहीं बोलती है, ये अपने स्टोर्स को वॉच बुटीक्स बोलती है, क्योंकि इनके जो स्टोर्स होते हैं ये बहुत प्रीमियम टाइप के स्टोर्स होते हैं जहाँ बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स की जो वॉचेस होती है। अब इथॉस जैसे कोई कंपनी है उसे अगर ग्रो करना है तो उसे करना क्या चाहिए? बेसिकली उसे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांड से टाइप करना पड़ेगा, नए नए ब्रांड्स लाने पड़ेंगे इंडिया में, ऐसे ब्रांड्स आने पड़ेंगे जिनके जो बाकी वॉच रिटेलर्स के पास है नहीं, जिसकी वजह से अपना जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ कर सके, लोग आ सके इथॉस के स्टोर्स में आए, फुटफॉल इंक्रीज़ हो जाए और लोग प्रेफर करें कि वो इथॉस से ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की जो वॉचेस है वो बाय करें, जिसकी वजह से इथॉस जैसे जो रिटेलर्स है उनका सेल इंक्रीज़ होगा। तो इसी तरीके से अगर इनके नंबर ऑफ स्टोर्स भी इंक्रीज़ होंगे, वॉच बुटीक्स भी इंक्रीज़ होंगे, तो इनके स्टोर्स के अंदर फुटफॉल वगैरह है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इथॉस का जो सेल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इथॉस के कुछ कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि जस्ट इन टाइम वगैरह जो कंपनीज़ है वो इथॉस के जो है कॉम्पिटिटर्स है, और भी बाकी जो दूसरे वॉच रिटेलर्स है जो कि एक्सपेंसिव वॉच रखते हैं अपने पास, वो सारे जो है इथॉस के कॉम्पिटिटर है। बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो इथॉस का जो है मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है। फिर अभी इन्होंने नया ब्रांड जो है वो अपने स्टोर के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ID जेनेवे का जो ब्रांड है वो इन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। ये एक स्विस वॉच ब्रांड है, और फिर उसके बाद ये नए नए ब्रांड्स लेकर आते जा रहे हैं। इनके पास रोलेक्स का भी, मेरे हिसाब से रोलेक्स का भी ये इंडिया के अंदर बस 2-3 जगह ये रोलेक्स के स्टोर के अलावा जो कि रोलेक्सेस वगैरह सेल करते हैं, बट इनके कुछ सिलेक्टेड स्टोर में ही रोलेक्स अवेलेबल है, हर स्टोर में रोलेक्स वगैरह अवेलेबल होती नहीं है। तो बेसिकली ये इनके स्टोर के कुछ लोकेशंस है, इनके कुछ अभी 66 स्टोर्स है, लेकिन अब वो इंक्रीज़ करके इसे और 25 स्टोर से इंक्रीज़ करेंगे, तो ये तो मतलब कितने पेस पे कुछ 25, 30 या 40% के कैगर पे कंपनी जो है अपने स्टोर जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, और कंपनी को स्टोर्स वगैरह जो है इंक्रीज़ करते रहने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो सेल्स है फिर एक टाइम पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगी, और लोग इतना तो ये करेंगे नहीं, कन्वीनियंस के हिसाब से लोग अपने हिसाब से आकर वॉचेस लेते हैं तो उसके स्टोर में, तो वो ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई वो 300-400 किलोमीटर्स ट्रैवल कर कर आकर इथॉस के स्टोर से वॉचेस लेंगे, तो ये होगा नहीं इथॉस के साथ, तो उन्हें स्टोर्स वगैरह इंक्रीज़ करते ही रहने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बेसिकली बताया, क्योंकि कोई कोई लोग सोचते हैं कि भाई इनके पास डेट लेकर स्टोर क्यों इंक्रीज़ करना, तो इसलिए मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इन्हें डेट लेना और स्टोर्स इंक्रीज़ करना क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर आप आओगे इथॉस पे और बात करें तो इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज़ होने लग गया है, जो एक पॉजिटिव बात है। फिर इसके बाद इन्होंने और नए नए ब्रांड्स आने चालू कर दिए। इनका जो सेकंड हैंड वॉचेस के अंदर जो ग्रोथ है वो 31.7% ईयर ऑन ईयर के आसपास इनमें ग्रोथ देखने मिला है। इसके साथ साथ इथॉस बोलता है कि अब जो वॉचेस के अंदर जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होने लगी है, जिसकी वजह से इनके सेल्स के अंदर इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। और ये क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर HNI जो है वो इंक्रीज़ होने लग गए, इंडिया के अंदर प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आ चुका है, और लोग जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर करना स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए इथॉस का जो सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इथॉस का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि इंडिया के अंदर वॉचेस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रही है, क्योंकि HNIs इंक्रीज़ हो रहे हैं, और हाई बेनिफिट पीपल जो होते हैं, लेवल के जो वेल्दी लेवल के जो पीपल होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बिजनेस कल्चर आ चुका है, स्टार्टअप कल्चर आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों की जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज़ होते जा रही है। और किसी की अगर अर्निंग इंक्रीज़ नहीं भी हो रही है, वो भी अगर वॉचेस परचेस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो शो ऑफ वाला कल्चर भी आ चुका है, प्रीमियमाइजेशन वाला भी कल्चर आ चुका है, तो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं। अब एफ्टा का जो एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वजह से वॉचेस पे ड्यूटी जो है स्विस वॉचेस पे वो रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये जो स्विस वॉचेस है उसका प्राइस कट कर कर लोगों में सेल कर सकते हैं, तो सेलिंग जो है स्विस वॉचेस की जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोग प्रेफर करेंगे ना, उन्हें वॉचेस जो है वो डिस्काउंट में मिल रही थी। पहले अगर कोई वॉच 2 लाख की मिल रही थी तो अभी उन्हें कुछ 1.7 लाख की मिलेगी, तो ये लोगों के लिए एक डिस्काउंट सा हो जाएगा। तो ये कंपनी के लिए भी फ़ायदा है और कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदा है, जिसकी वजह से इनके सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कुछ 25% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, और इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है और वैल्यू ग्रोथ है उसके अंदर डिफरेंस देखने मिल रहा है, क्योंकि ये लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होते जा रही है, और वॉल्यूम उस टाइप का नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो वैल्यू ग्रोथ है वो अब जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं उसमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आपका जो वॉल्यूम ग्रोथ है और वैल्यू ग्रोथ है वो इक्वल होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम और वैल्यू वाला जो मैच होना चाहिए ये आपके पेंट इंडस्ट्री में होना चाहिए, FMCG में होना चाहिए, लेकिन आप अगर आप कोई एक्सपेंसिव आइटम सेल करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आपका वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ मैच। फिर उसके बाद कंपनी की एक और पॉजिटिव बात जो कॉन कॉल में मुझे कंपनी ने हाईलाइट करी, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को पूछा था कि आप डिविडेंड कब दोगे, तो मैनेजमेंट ने उसे सीधा बोल दिया कि हम डिविडेंड्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम फिलहाल ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, जब तक हमारी कंपनी ग्रो करेगी तब तक हम उसमें री इन्वेस्ट करते रहेंगे, हमें डिविडेंड देना है नहीं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर अगर री इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ने लगता है
तो आपका जो डिविडेंड है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका री-इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज़ होता है, तो आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली अगर आपने फाइनेंस पढ़ा है तो आप कॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल को भी इम्प्लीमेंट कर या सोच सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए आपका डिविडेंड आपकी जो कंपनी है वो जितना ज़्यादा डिविडेंड कम देती है, जितना ज़्यादा री इन्वेस्ट करती है, उतनी आपके कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाती है। इनका जो प्री मैनेजमेंट बोलते हैं कि जो प्री ओन वॉचेस का जो सेगमेंट है वो भी इंक्रीज देखने मिल रहा है। आप कंपनी के पास इतना ज़्यादा नेगेटिव, मुझे ऐसे इथॉस के अंदर कुछ नेगेटिव देखने नहीं मिला, बट एक दो नेगेटिव जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि इन्वेंट्री इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि अब रीज़न होता है इन्वेंट्री क्यों हाई है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लेके रखता है। इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉचेस होती है, तो उस हिसाब से जो इनका इन्वेंट्री है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इनके जो इन्वेंट्री डेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर और दूसरा जो इशू है इनके पास वो ये है कि भाई वैल्यूएशन, ये मुझे थोड़ा ख़राब लगा। ये 91 का जो पी है कंपनी के हिसाब से, मतलब 2 का पी ही दे रहे हो जो कि डिसेंट है, लेकिन कंपनी को अगर ये वैल्यूएशन चाहिए 91 का पी चाहिए तो इसे जो है अपना जो सेल्स है वो इंक्रीज़ करते रहना ही चाहिए। बट इथॉस के अंदर भी वही फ़ायदा है जो कि आपको E2E नेटवर्क्स के अंदर देखने मिल रहा है कि बेसिकली इथॉस जो है एक ही कंपनी है जो वॉचेस के स्पेस पे, प्रीमियम वॉचेस के स्पेस पे लिस्टेड है। तो ये जो कंपनी है इसमें आप प्रॉक्सी टू प्रीमियमाइजेशन भी खेल सकते हो, और ये सिंगल कंपनी लिस्टेड है प्रीमियम वॉचेस के केसेस में। जो बाकी जो कंपनीज है वो प्राइवेट है, लिस्टेड नहीं है। तो ये जो कंपनी है इसे एक स्पेशल प्रीमियम मिलता है क्योंकि ये अकेली जो कंपनी है वो लिस्टेड है प्रीमियम वॉचेस के स्पेस में। तो बस इथॉस के बारे में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।